नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे। तो जैसे कि आपको पता है, यहां पर मैं आपको मैथ कराता ही कराता हूं। इसके साथ ही हरियाणा जीएस की हम बात कर रहे हैं और हरियाणा जीएस में लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और यहां से पेपर में आपको 100% क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो एक बार इनको कर लेते हैं। ठीक है, और चीजों को समझते हैं भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको काफी वीडियोस में बता चुका हूँ। इससे पहले भी काफी क्लासेस में आपकी करा चुका हूँ। ठीक है, और मैंने बोला था इन क्लासेस को आप कंटिन्यू करिए, 100% आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पिछले वाली क्लास में भी काफी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उसी सीरीज को हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। इससे पहले मैं आपको काफी 4 या 5 क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन 5 क्लास को आप जरूर करिए। ठीक है, उन 5 क्लासेस को आप जरूर करिए। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस आए हैं अपने पास, इन्हीं को हम करेंगे अब। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम करते हैं और देखते हैं क्या क्या इन क्वेश्चन के आंसर होंगे, और कोशिश करना भाई इनको करने की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लो जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन का जो आंसर दिए हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ABCD जो भी आपके आंसर होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इन पे। बेसिकली आंसर जैसे ये है, पहला क्वेश्चन है जैसे सेंधव सथल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में। ठीक है, तो ये सेंधव सथल को ही आपका क्या बोला जाता है, सिंधु सथल। सिंधु सथल कौन सा, आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता भी कह दिया जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है जो है आपका मोहनजोदाड़ो, वो कौन सी नदी के किनारे पर मिला है, आपका सिंधु नदी के किनारे ही मिला था। तो उसी के नाम पर इसको हड़प्पा या सिंधु या फिर सरस्वती नदी सभ्यता भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो उसी का एक जगह है जिसका नाम है सेंधव सथल का भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में मिला है। तो मैं आपको बता दूं, ये मिला है आपका कुरुक्षेत्र में। तो ए आपकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ए कुरुक्षेत्र। तो याद रखिएगा, इस तरीके से मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, और ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके प्राचीन इतिहास से चल रहे हैं, तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो सेंधव सथल का भगवानपुर कहां से मिला है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मिला है। काफी फेमस आपका कुरुक्षेत्र, भगवान श्री कृष्ण के लिए काफी फेमस है। ठीक है, वहां पर आपका गीता मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, बिरला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, काफी सारे मंदिर भी हैं कुरुक्षेत्र में। तो आप वहां से इसको जोड़ सकते हो। श्री कृष्ण भगवान का संबंध कहां से है, मान लो कि आपका कहां से है, कुरुक्षेत्र से है। वहां पर उन्होंने ज्योतिसर नामक जगह पर श्री कृष्ण ने ज्योतिसर नामक जगह पर अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। तो ये यहां से भी आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, चीजों को जितना ज्यादा कनेक्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है, ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी। यहां से जो हरियाणा को उल्लेख मिलता है वो आपका दिव्य वादान में तो मिलता ही है। दिव्य वादान में आपको पता होगा कुरुक्षेत्र को बहुधान्य नाम से उल्लेख किया गया है उसका। ठीक है, और यहां से भी इसका उल्लेख मिलता है। और हर्ष चरित्र से तो आपको पता ही मिलता है, बाण भट्ट ने इसको लिखा था। ठीक है, बद्र बाहु से भी आपको मिलता है। तो बेसिकली इसका जो आपका आंसर है डी। इन सभी से हरियाणा के बारे में आपको क्या है, जानकारी मिलती है, या इन सभी में हरियाणा का क्या है, आपको उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है, तो आप इनके नाम याद रखिएगा, हरिश्चरित्र एवं राजतरंगिणी, दिव्य वादन एवं मंजी मानिकाय, भद्रबाहु चरित या कथा कोश। तो आगे अगर क्वेश्चन आ जाए और इन चारों में ये तीनों ऑप्शन आपको दे दे और इसमें से ये पूछ ले किस में मिलता है। ठीक है, अलग से क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 अलग ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक दे देगा, बोलेगा कहाँ मिलता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, इन सब में हरियाणा का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में आपका मिलता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका क्या होगा, डी, युद्ध गणराज्य। युद्ध गणराज्य क्या है आपका, युद्ध गणराज्य। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कुरु वंश का जो शासक था, जो आपका समय रहा था आपका पांडवों का और कौरवों का, जैसे जैसे महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद पांडवों की जीत हुई, पांडवों ने 36 साल तक शासन किया। उसके बाद वो अर्जुन के जो पोते हुए थे जिनका नाम था परीक्षित, उसको सारा शासन दे करके स्वर्ग की तरफ चले गए थे। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे आपका जो
कुरुवंश था वो कमजोर होता चला गया, और जैसे जैसे वो कमजोर होता गया, ठीक है, उसके बाद नए नए शासक आपके आते गए। उसके बाद जैसे आगे चल के यहाँ पर मौर्य साम्राज्य ने भी शासन किया था। मौर्य साम्राज्य के बाद जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद किस गणराज्य का उदय हुआ? योध्य गणराज्य का। किसका उदय हुआ था? योध्य गणराज्य का। तो बेसिकली जो आपके महाभारत के दोन पर्व है, महाभारत के दोन पर्व में किस गणराज्य का आपको उल्लेख मिलता है? तो वो आपका कौन सा है? योध्य गणराज्य। याद रखिएगा, योध्य गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो अगर गणराज्य है इसका संबंध आपका किससे है? आपको भी पता है, अग्रोहा से है। कहां से है? अग्रोहा से है। ठीक है, और योध्य गणराज्य का जो संबंध है आपको पता होगा कहां से? दिल्ली से है। कहां से? दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली को यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली के पास से है, ठीक है, योध्य गणराज्य का। और योध्य गणराज्य की जो आपकी राजधानी थी वो कौन सी थी? आपकी प्रकृत नाग। यहां लिख देता हूं दोबारा से, प्रकृत नाग, जिसका नाम है नौरंगाबाद। ठीक है, और वो कहां पर है? आपकी भिवानी में। तो ये आपकी योध्य गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। तो महाभारत के द्रोण पर्व में किसकी जानकारी मिलती है? आपको योध्य गणराज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम था? पहला नाम पूछा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था? तो वो था आपका बी, ब्रह्मवर्त। क्या था आपका? बी, ब्रह्मवर्त। क्या नाम था? इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा फोर्थ का बी आंसर है। तो ये आपका ब्रह्मवर्त क्या था? इसका पहला नाम। ये सारे, वैसे तो इसके सारे ही नाम बोल दिए जाते हैं, मतलब ये नाम भी बोल दिया जाता है। ये मैं आपको बता दूं, ये ढिल्लक किसका नाम है? ढिल्लक ही आज आपकी क्या है? दिल्ली, जो आपकी दिल्ली राजधानी है, दिल्ली का ही आपका पुराना नाम क्या है? ढिल्लक है। क्या है आपका? ढिल्लक। ठीक है, तो ढिल्लक किसको बोला जाता है? दिल्ली, और दिल्ली को ही आपका ढिल्लक बोला जाता है। आर्यवर्त भी कहा गया है हरियाणा को कि यहाँ पर आर्यों ने निवास किया था। तो ऐसे ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि हरियाणा में आर्यों ने निवास किया था, इसलिए आर्यवर्त भी बोल दिया जाता है। बट हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम कौन सा था? आपका ब्रह्मवर्त था। कौन सा? ब्रह्मवर्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो रहा है। चलो, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। बोला है कि किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो इसकी जो आपको जानकारी मिलती है, इसका आंसर बी होगा, वामन पुराण से। किससे आपको जानकारी मिलती है? वामन पुराण से। किससे जानकारी मिलती है? वामन पुराण से। बेसिकली जो राजा कुरु थे, जो राजा कुरु थे, यही थे वो आपके कौन? जो कौरव वंश है, कौरव जो वंश है वो, ये कौरव वंश आगे चलकर इन्हीं का वंश था। तो राजा कुरु थे ये आपके। ठीक है, और इससे पहले इसी वंश को पौरव वंश के नाम से जाना जाता था। जैसे आपका कौरव वंश है, शुरू में इसको पौरव वंश के नाम से जाना जाता था। फिर आपका इनके नाम पर जो नाम पड़ा था इसका कुरुवंश। ठीक है, क्या नाम पड़ गया था? कुरुवंश। ऐसा बोला जाता है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र के पास 7 मील तक, ठीक है, 7 मील तक इधर उधर आपका क्या है? क्या चलाया था? हल चलाया था। क्या चलाया था? हल चलाया था भाई। ठीक है, सॉरी, कोस। ठीक है, इन्होंने 7 कोस तक क्या किया था? हल चलाया था। क्या चलाया था? हल चलाया था। उसके बाद इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी वहां पर हल चलाया, खुद इन्होंने हल चलाया था। तो इससे क्या हो गया कि भगवान विष्णुदेव इनसे खुश हो गए। भगवान विष्णुदेव इनके पास आए और इनसे पूछा कि बताओ आपको क्या वरदान चाहिए? तो बेसिकली इन्होंने एक वरदान मांगा था कि जितने भी क्षेत्रफल में मैंने हल चलाया है वो सारा जो क्षेत्र है आपका क्या बन जाए? धर्म क्षेत्र बन जाए। क्या बन जाए? धर्म क्षेत्र। तो इसलिए ही जो आपका कुरु का जो एरिया माना जाता है, कुरुक्षेत्र माना जाता है, इसलिए कुरुक्षेत्र के एरिया को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनको भगवान विष्णु ने वरदान दिया था और इन्होंने मांगा था कि इस वाले क्षेत्रफल को जितने भी मैंने हल चला रखा है, 7 कोस तक, 7 कोस तक इन्होंने हल चलाया था खुद अपने आप। ठीक है, तो वो सारा क्षेत्र आपका क्या बन गया था? धर्म क्षेत्र बन गया था। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी आपका बोला जाता है। और इसकी जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? वामन पुराण से मिलती है। कहां से मिलती है? वामन पुराण से। ठीक है भाई, तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि हरियाणा के
महेंद्रगढ़ क्षेत्र का कौन सा गण विद्यमान था? गण मतलब गणराज्य से बात हो रही है, जो यहाँ पर आपकी गण की बात कर रही है, तो गणराज्य की हम बात कर रहे हैं। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था, ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, ये था आपका अर्जुन नायन। क्या था आपका? अर्जुन नायन। अर्जुन नायन गण राज्य आपका कहाँ था? महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्र आता था वो इनके अंडर आता था। और ये जो कुनीद है, ये जो है आपका, ये उस समय का आपका कौन सा? अंबाला था। कौन सा था? अंबाला। अंबाला इनका क्षेत्र था। ठीक है। अगर का आपको भी पता है कौन सा था? अगर का था आपका अगरोहा। अगरोहा कहां पर है? आपका हिसार में है। ठीक है। तो वो अगर का माना जाता है। और जो आपका अगरोहा है, ऐसा माना जाता है उसकी जो नींव रखी थी महाराजा अग्रसेन ने रखी थी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर आ गया कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? तो ये कौन सा था आपका? अर्जुन नायन। अर्जुन आयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन स्थल फतेहाबाद जिले में है? ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि फतेहाबाद का जो बनावली है, ठीक है, बनावली जो स्थान है वो आपका कहां पर है? फतेहाबाद में है। ठीक है। नौरंगाबाद आपका कहां पर है? भिवानी में है। राखी मड़ी कहां पर? आपका हिसार में है। और जो आपका अगरोहा है वो भी आपका कहां पर है? हिसार में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फतेहाबाद का कौन सा स्थल है जो आपका वो कौन सा है? हड़प्पा। ये आपके हड़प्पा के जगह है सारी। ठीक है। तो बनावली आपका कहां पर है? फतेहाबाद। ठीक है। और राखी मड़ी के बारे में आपको पता होगा कि हड़प्पा संस्कृति का भारत के अंदर खोजा गया सबसे बड़ा स्थल आपका कौन सा है? राखी मड़ी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा? आपका धोलावीरा है। ठीक है। और धोलावीरा कहां पर है? आपका गुजरात में है। हरियाणा का प्राचीन स्थल मीठा तल किस जिले में अवस्थित है? ये भी आपका हड़प्पा संस्कृति का खोजा गया एक जगह है, एक स्थल है। ये जो आपका था कहां पर था? भिवानी में। तो इसका जो आपका आंसर होगा क्या होगा? भिवानी। मीताथल आपका कहां पर है? कौन से जिले के अंदर है आपका? ये भिवानी के अंदर है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। आप जब इसको वो करना चाह रहे हो ना, इसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे? देखो ऐसे कनेक्ट कर लो। ये आपका भिवानी ऐसे लिखा जाता है, भिवानी ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे। इसमें एक तरीके से मान लो मैं है, मैं की आगे की मात्रा है, तो इसी को उल्टा कर दो। इसका मतलब क्या बन गया आपका? मीताथल। मीताथल इसका मतलब कहां पर है आपका? भिवानी में। इस तरीके से आप चीजों को इंटर रिलेट करके ज्यादा सीख सकते हो। ठीक है। तो हम इस तरीके से चीजों को ज्यादा इंटर रिलेट करेंगे तो हमें याद करने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो आप भी कोशिश करना कि इसी तरीके से आप इसको याद कर पाओ। ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने के व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए? कुषाण एक वंश हुआ करता था, इन्होंने भी हरियाणा पे शासन किया था। ठीक है। कुषाणों ने भी यहाँ पर शासन किया था। इनके एक काफी प्रसिद्ध जो राजा थे उनका नाम क्या था? कनिष्क। कनिष्क के बारे में बोला जाता है कि जो रेशम द्वार है, जो रेशम पथ है, रेशम व्यापार की जो मार्ग की जो स्थापना की थी, शुरुआत किसने की थी रेशम मार्ग की? वो आपकी कनिष्क ने की थी। वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन है आपका 9, और 9 का जो आपका आंसर होगा ए आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो कुषाण कालीन जो सिक्के कुषाणों के समय के जो सोने चांदी के सिक्के हैं वो आपके कहां से मिले हैं? वो आपके हांसी से मिले हैं। कहां से? हांसी से। याद रखिएगा, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के, कुषाणों के समय के सोने व चांदी के सिक्के कहां से मिले हैं? आपके हांसी से मिले हैं। अगर आप इसको याद करना चाहते हो, ठीक है, वैसे तो अगर हम इसको कनेक्ट करें तो सोना चांदी देख के हंसी आ गई, बट ऐसा होता है कि सोना चांदी के जो सिक्के हैं काफी जगह से मिले हैं, सोनीपत से भी मिले हैं, ठीक है, और हांसी से भी मिले हैं, तो इसको अभी हम कनेक्ट नहीं करेंगे। इसको याद ही रखिएगा, कुषाण कालीन सोने में चांदी के सिक्के कहां से मिले थे? आपके हांसी से मिले थे। ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? तो आपको पता होगा कि इससे जो आपको मिलती है वो बी आपका आंसर होगा, और 10वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या है? आपका बी ही होगा, क्योंकि अग्रोहा और जो बरवाला है वो मुख्य रूप से किनका केंद्र रहा था? वो आपका अगर गणराज्य का केंद्र रहा था। ठीक है। तो इसका मतलब जहां अग्रोहा आ गया उसका संबंध आप अगर से ही कर देना। ठीक है। तो इससे रहा था। अर्जुन नायन गणराज्य का संबंध कहां से है? कौन से क्षेत्र से है? अभी मैंने आपको बताया था महेंद्रगढ़ से है। कहां से? आपका महेंद्रगढ़ से है। ठीक है। युद्ध गणराज्य ने आपका पूरे आप ये मान के चलो आधे से ज्यादा भारत में शासन किया था। ठीक है। तो अभी फिलहाल किसकी बात हो रही है इसकी? तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? अगर गणराज्य आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसका या किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्य वरदान में उल्लेख है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं,
ये आपका दिव्य वादान क्या है, आपका बोधो का एक ग्रंथ है, बोधो का एक ग्रंथ है, ठीक है। और इसका दिव्य वादान का मतलब होता है कि वर्णन करना, ठीक है, गाथाओं का, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी गाथाओं का वर्णन करना, उसको बोल दिया जाता है आपका दिव्य वादान। और इसमें जो आपका उल्लेख मिलता है वो आपका रोहतक, रोहतक के साथ साथ किसका, आपका अग्रोहा का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, रोहतक और अग्रोहा दोनों का मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, ए और बी। और दिव्य वादान में ही रोहतक को क्या बोला गया है, बहुधान्य बोला गया है, क्या बोला गया है, बहुधान्य। तो ये यहीं पर आपको इसी में बोला गया है बहुधान्य, ठीक है। चलो उसके बाद आपका आता है कि हरियाणा के एक सैंदव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह है और सिंह बैल की तरह है। ये कहां से प्राप्त हुई है, ये हमने कल भी बात की थी। इसका आंसर आपका 12 का डी था। कहां से आपकी ये प्राप्त, सॉरी सी नहीं, 12 का सी तो नहीं हो सकता, आंसर गलत है, ये गलत होगा, इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। हरियाणा के एक सैंदव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपे विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह है और सींग बैल की तरह है। ये कहां से है आपका, इसका आंसर डी होना चाहिए, इन्होंने गलत दिया हुआ आंसर, ठीक है। एक बार इसको वेरीफाई करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था। तो अभी हमने बात की सिक्कों की, कहां से सिक्कों से पता चलता है, तो आपका बरवाला और अग्रोहा दोनों से आपका पता चलता है। तो इसका मतलब 13 का जो आपका आंसर होगा, एक सेकेंड, जी 11 का आंसर सी है, 12 का डी ही है, जी बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने कल भी इस क्वेश्चन को किया था, कल भी हमने बात की थी कि जो ये विचित्र पशु मिला है जिसका धड़ तो आपका सिंह का है और ऊपर इसमें क्या थे, सींग लगे हुए थे बैल की तरह। तो ये कहाँ था आपका, बनावली में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका सी आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका सी आएगा। बेसिकली बरवाला और आपका अग्रोहा दोनों जगह पर अगर गणराज्य के आपको क्या प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए हैं। और कनिष्क के समय के सोने के, सॉरी कुषाणों के समय के, अभी हमने बात की थी कुषाणों के समय के, कुषाणों के समय के सोने और चांदी के सिक्के कहां से मिले थे आपको, हांसी से मिले थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। हिसार भी आपका हरियाणा के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा में बहुधान्य कहा गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। हरियाणा को, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुका हूं, हरियाणा को किस ग्रंथ में हरियाणा में बहुधान्य कहा गया है, ये कौन सा था आपका, महाभारत। महाभारत में भी हरियाणा को बहुधान्य के नाम से बुलाया गया है या उसका उल्लेख किया गया है। तो किसमें है आपका, महाभारत में बहुधान्य कहा गया है, किसमें आपको, हरियाणा को, महाभारत में। तो महाभारत आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अगला है, कोणित गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। तो कोणित गणराज्य, अभी हमने बात की थी कि कोणित गणराज्य का जो संबंध है वो किससे है आपका, अंबाला से। कोणित गणराज्य का जो आपका संबंध है वो किससे है आपका, अंबाला से है। अंबाला पे इनका शासन होता था, तो इनका संबंध आपका अंबाला से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने किनके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था, किसको, कुषाणों को। तो याद रखना, उस समय पर जो सबसे पावरफुल या शक्तिशाली, आप ये बोल सकते हो कि सबसे बड़ा या जिन्होंने शासन किया था, वो आपके कौन से थे, योद्धा। तो योद्धे थे जिनके साथ कोणित गणराज्य ने मिलकर क्या किया था, आपका कुषाणों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए होगा। तो कोणित गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों के को पराजित किया था, तो वो कौन सा था गणराज्य आपका, योद्धे गणराज्य। योद्धे गणराज्य से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का, 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना प्राचीन अभिलेख आपको कहां से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, धुन से प्राप्त अभिलेख, ठीक है। तो ये याद रखना कि हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई, 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, वो आपका धुन से प्राप्त अभिलेख से हुआ है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। टोपरा से प्राप्त अभिलेख, आपको पता होगा टोपरा का अभिलेख किसका है, आपका अशोक का है। और टोपरा कहाँ है, इसका संबंध अंबाला से है, ठीक है। और इसको फिरोज शाह तुगलक इसको उठा करके यहाँ से स्थानांतरित करवा करके कहाँ ले गए थे, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ रखवा दिया था, पुराने किले में, ठीक है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आता है।
लाडनू से प्राप्त अभिलेख, लाडनू से भी आपका क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा अभिलेख है जिससे हरियाणा की राजधानी इंद्रप्रस्थ होने का आपको क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है या जानकारी मिलती है। तो वो कौन सा अभिलेख है आपका, लाडनू का अभिलेख है। इस अभिलेख से हरियाणा की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ होने का आपको क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलती है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन आता है। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था, ये आपसे पूछा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हम इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। ठीक है, आपको पता होगा कि महाभारत जब हुई थी तो महाभारत का युद्ध आपका कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। ठीक, बेसिकली जो कुरु हैं वो आगे इन्हीं के वंशज थे। ठीक है, इन्हीं के वंशज थे आपके, और वो धृतराष्ट्र, ठीक है, और पांडु के पुत्र थे, और उनके पिता का नाम था, ठीक है, धृतराष्ट्र, और आपके जो पांडु हैं उनके पिता का नाम क्या था, विचित्र। ठीक है, विचित्र नाम था उनका, विचित्र आर्य ऐसा एक नाम था उनका। ठीक है, विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य उनका नाम था, और उनके पुत्र थे कौन कौन आपका, धृतराष्ट्र और कौन था, पांडु। बेसिकली जो आपके धृतराष्ट्र थे वो बचपन से ही अंधे थे, बट दोनों भाइयों में बड़े वो थे, तो अंधे होने की वजह से उनको जो शासन नहीं दिया गया, राजगद्दी पे नहीं बिठाया गया, पांडु को राजगद्दी पे बिठा दिया गया था। ठीक है, बट बाद में पांडु की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु होने के बाद वापस से धृतराष्ट्र आपके सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, तो ये तो आपको महाभारत के बारे में पता है। बेसिकली जो कुरु है, कुरु जो थे आपके, उनके बाद इनकी जो वो 16वें शासक हुए थे वो कौन थे आपके, शांतनु। कौन थे आपके, शांतनु। तो बेसिकली महाभारत का जो माना जाता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, इन्हीं के समय हुई थी, यहाँ से मान लिया जाता है शांतनु से। बेसिकली हुआ क्या था कि शांतनु जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था गंगा, और गंगा के पुत्र हुए थे आपके कौन, उनका नाम था देवव्रत, भीष्म पितामह, जिनको भीष्म पितामह भी बोला जाता है। तो भीष्म जो थे वो शांतनु की पहली पुत्री गंगा के पुत्र थे, और उन्हीं को आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भीष्म का जो नाम है वो क्या था, देवव्रत उनका नाम था, क्या, देवव्रत। ठीक है, अब कहानी क्या हुई कि इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली जाती है। ठीक है, गंगा, जो इनकी पत्नी थी गंगा, वो इनको छोड़ के चली जाती है, मतलब चली जाती हैं। ठीक है, तो ये काफी भोग विलास वाले व्यक्ति थे, तो इन्होंने बहुत परेशान रहना शुरू कर दिया, और ये ऐसे ही टहलने जाते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि इनको नदी के किनारे पर एक निषाद करना, क्या बोला जाता है, निषाद। मैं लिख देता हूँ, शब्द है आपका निषाद। क्या है, निषाद कन्या उनको बोला जाता है। निषाद कन्या है वो, निषाद का मतलब होता है आपका एक छोटी जाति। ठीक है, मतलब एक छोटी जाति की कन्या, या फिर एक जंगली जाति होती थी उसकी एक कन्या थी। ठीक है, इनको वो लड़की पसंद आ जाती है। ठीक है, निषाद करना, जिसका नाम क्या था आपका, सत्यवती। क्या नाम था, सत्यवती। ये इनको पसंद आ जाती है और ये इससे प्रेम विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, ये जाते हैं सत्यवती के पिता के पास, और सत्यवती के पिता का ही नाम क्या था, धीवर। क्या था, धीवर। तो इसलिए बोला गया है कि कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था, तो वो कौन थे आपके, शांतनु। और शांतनु इससे विवाह करना चाहते थे, और वो धीवर के पास इनकी बेटी का हाथ मांगने गए, बट इन्होंने शादी करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इनकी कंडीशन क्या थी कि हम एक शर्त पे अपनी बेटी की शादी आपसे करेंगे, अगर आप ये हमें वचन दोगे कि आप मेरी जो बेटी है सत्यवती, इसकी जो पहली संतान होगी वही आपके राज्य का शासन करेगी, उसी को आप राजा बनाओगे। ठीक है, इसके बाद ये काफी निराश हो गए और चुपचाप वहां से आ गए, और अपने राज्य में आने के बाद, घर आने के बाद ये काफी उदास रहने लगे। तो इनके पुत्र जो भीष्म थे, देवव्रत, उनको पता लगा, सेना वगैरह से, सैनिकों से पता लगा कि पिताजी इतने परेशान क्यों हैं। उन्होंने पूछा, भाई क्या चक्कर है, पिताजी परेशान है, क्या है। उन्होंने बताया, भाई ऐसे ऐसे आपके फादर साहब को प्रेम हो गया है, और लड़की के पिता हैं वो शादी नहीं करना चाहते, ऐसे ऐसे उनकी कंडीशन है। तो ये खुद लड़की के पिता के पास गए, उन्होंने बोला, हे निषाद, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री से होने वाला पुत्र ही उस सिंहासन पर शासन करेगा। ठीक है, और मैं आपको वचन देता हूं कि मुझे कोई
संतान ना हो इसके लिए मैं जीवन भर कभी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये भीष्म पिता ने कभी शादी नहीं की थी। क्यों? इसी निषाद को या इसी को बोल देते हैं धीवर को उन्होंने वचन दिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इनके पिताजी खुश हो गए और इन्हीं के साथ और सेना के साथ सत्यवती को इनके साथ ही भेज दिया। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी धीवर और शांतनु की। ठीक है, इसके बाद इनसे इनके पुत्र हुए, फिर वही आपके शासन पे बैठे, उनके बाद उनके पुत्र हुए, फिर पुत्र हुए, फिर आपके जो मैंने अभी आपको बोला था विचित्र वीर्य हुए, उनके पुत्र हुए, धृतराष्ट्र हुए, पांडु हुए। ठीक है, पांडु के बारे में भी काफी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित जो था मैंने आपको बता दिया है। और धीवर कन्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस आदमी का नाम धीवर था, और निषाद कन्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि वे एक छोटी जाति या एक जंगली जाति से संबंध रखते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, 25, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपके, 25 क्वेश्चन हम करेंगे, 25 फिर करेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन की बात आती है। ठीक है, बोला है तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन था। मैं आपको बता दूं, तोमर वंश ने हरियाणा पे काफी समय तक क्या किया था, अधिकार किया था या शासन किया था। ठीक है, और तोमर वंश का, इसने ये नहीं बोला कि तोमर वंश का पहला शासक कौन था, ये नहीं बोला। क्वेश्चन है तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था, तो वो था आपका कौन, गोपाल। याद रखिएगा कौन था, तोमर वंश का हरियाणा में प्रथम राजा कौन था, आपका गोपाल था। इसको आप याद रख सकते। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो तोमर थे और जो चौहान थे, जो अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल द्वितीय वो क्या थे, आपके तोमर थे। और वो कौन थे, वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। और अनंगपाल द्वितीय की जो पुत्री थी वो उनकी इकलौती पुत्री थी, उनको पुत्र नहीं था, इसलिए अनंगपाल द्वितीय ने अपना जो शासन था 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, कब सौंपा था, 1166 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के आपको प्राप्त हुए। ठीक है, तो आई थिंक समुद्रगुप्त के जो सिक्के आपको मिले थे मीठातल से मिले थे। कहां से मिले थे, मीठातल से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मीठातल होना चाहिए। ठीक है, क्या, मीठातल। और मीठातल आपका कहाँ है, भिवानी में। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर है डी है, बिल्कुल सही है। तो समुद्रगुप्त के जो आपके सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए थे, आपको मीठातल कहाँ है, आपका भिवानी में। ठीक है, और इसके अलावा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये काफी अच्छी वीणा बजा लेते थे, समुद्रगुप्त काफी अच्छी वीणा बजाते थे, और इनको कविराज के नाम से भी बुलाया गया। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, और काफी अच्छी वीणा बजा लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, समुद्रगुप्त और मीठातल से मिली है भाई। ठीक है, और समुद्र में मैं भी है आपका। ठीक है, इसी से आप रिलेट कर सकते हो, समुद्र में मैं में मीठातल है, और मीठातल में ही आपको समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब देखा था, हांसी से किसके सोने चांदी के सिक्के मिले थे, हांसी से मिले थे आपके कुषाणों के। किसके, कुषाणों की, कुषाणों के सोने चांदी के सिक्के कहां से मिले थे, आपके हांसी से मिले थे। और टोपरा से आपको क्या मिला था, आपको पता है, टोपरा से अशोक का अभिलेख मिला था। और इस अभिलेख को अशोक अभिलेख, इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आए थे, अंबाला टोपरा से दिल्ली ले आए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कि करण के किले के अवशेष कहां से मिले। तो मैं आपको बता दूं, करण का जो किला है इसके जो अवशेष मिले हैं आपके कहां से मिले हैं, थानेसर कुरुक्षेत्र से मिले हैं। क्योंकि करण का जो संबंध है वो कहां से रहा है, करनाल से रहा है। ठीक है, करनाल से रहा है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर करनाल का जो शहर का नाम है उन्हीं के नाम पर है। और यहां से आपको क्या मिला था, करण का किला मिला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफी आया हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी, ये आपसे पूछा है। श्रीकंठ जनपद आपको पता है हरियाणा का ही नाम है, इससे भी क्वेश्चन आता है। श्रीकंठ जनपद हरियाणा का नाम है, और हर्षचरित्र में बाण भट्ट ने इसका वर्णन किया हुआ है श्रीकंठ जनपद के बारे में। ठीक है, ढिल्लक इसका आंसर हो सकता है। 21वें का आंसर आपका क्या है, बी। बेसिकली तोमर शासकों के समय, तोमर शासकों के समय पे जो हरियाणा क्षेत्र की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, आपकी ढिल्लक। और ढिल्लक ही कौन है, आपकी दिल्ली। तो इनकी जो राजधानी थी वो आपकी कौन सी थी, दिल्ली थी। और दिल्लक ही आपके क्या है, ढिल्लक है। ठीक है,
आपको पता होगा तोमर वंश की जो स्थापना है किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना 736 ईस्वी के आसपास, 736 ईस्वी के आसपास किसने की थी? अनंगपाल ने की थी। किसने की थी? अनंगपाल। तो इसको आपका तोमर वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो थे अनंगपाल सेकंड, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना सारा राजपाट दिया था। तो तोमर शासकों के समय में हरियाणा क्षेत्र की राजधानी क्या थी? आपकी ढिल्लक, और ढिल्लक का मतलब आपकी दिल्ली आपकी क्या थी? राजधानी। ठीक है, इसके बाद बारी आती है मीर भोज की। ठीक है, मीर भोज से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और ये भी काफी आए हुए क्वेश्चन है, यहां ले आते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया है। मीर भोज के शासन काल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि देखो मीर भोज पहले थे कौन? मीर भोज सबसे पहले इनका जो शासन रहा था वो कब से कब तक रहा था? आपका 836 से 885 ईस्वी रहा था। ठीक है भाई, ये इनके शासन का समय रहा है। और मीर भोज किस वंश से थे आपके? ये प्रतिहार वंश से। किस वंश से? प्रतिहार। ठीक है, ये प्रतिहार वंश से थे और 836 से 885 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। तो बेसिकली इनके समय में उत्तरी भारत का जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन था? आपका पेहवा था। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। और पेहवा का जो अभिलेख है उस अभिलेख से इसके बारे में आपको जानकारी भी मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि मिहिर भोज के शासन काल के बारे में जो जानकारी मिलती है किस अभिलेख से मिलती है? वो पेहवा के अभिलेख से मिलती है। और उनके समय में अभिलेख जो पेहवा है वो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हर साल घोड़ों का क्या लगता था? मेला लगता। ठीक है, मतलब घोड़ों का एक बिजनेस होता था। तो घोड़ों की एक आप ये लगा लो मंडी लगती थी, बाजार लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर घोड़ों का बाजार लगता था। और पेहवा अभिलेख से ये भी पता लगा है कि पेहवा में जितना भी व्यापार होता था वहां पर जितना भी टैक्स लगता था, जो भी कर लिया जाता था, वो सारा का सारा मंदिरों में दान कर दिया जाता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी प्रकृतनाग की। ये आपकी क्या थी? योद्धे गणराज्य की क्या थी? आपकी राजधानी। योद्धे गणराज्य की आपकी राजधानी क्या थी? आपकी प्रकृतनाग। ठीक है, जिसका अभी फिलहाल नाम क्या है? औरंगाबाद। और वो कहां पर है? आपका भिवानी में। ठीक है, तो मिहिर भोज से संबंधित आपका ये क्वेश्चन आता है। और पेहवा का तो आपका बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, उसमें और भी डाटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना ही डाटा काफी है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है भाई कि निम्न में से किस अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है? मतलब आपको जानकारी मिलती है। तो ये कौन सा अभिलेख था आपका? अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख पर आपको संगीत के 7 स्वरों का अंकन है, मतलब वो छपे हुए हैं इस पे। ठीक है, तो कहां से मिला है आपका साक्ष्य? संगीत के 7 स्वरों का जो साक्ष्य किस अभिलेख से मिला है आपका? वो मिला है आपका अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख से। लाडनू से प्राप्त, लाडनू फिलहाल आपका पता है कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है लाडनू? राजस्थान में। लाडनू आपका राजस्थान में है। और इसकी जो जानकारी यहाँ से किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। वो जो आपकी जानकारी है वो लाडनू के अभिलेख से मिलती है। टोपरा अभिलेख के बारे में हमने बात ही की थी अभी। पेहवा का मैंने आपको बताई है। पेहवा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पेहवा व्यापार का केंद्र हुआ करता था और वहां पर जितना व्यापार होता था उस पर जो भी टैक्स लगता था वो आपका मंदिरों में दान कर दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था भाई साहब आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। और महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। ठीक है, कौन विजयी हुए थे? पांडव आपके विजयी हुए थे। 36 साल तक उसके बाद शासन किया था। युधिष्ठिर ने शासन किया था। उसके बाद चले गए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के। किसको देकर गए थे? अर्जुन का पुत्र था परीक्षित, उसको देकर गए थे। ठीक है, और इसके अलावा यही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 18 दिन तक चला था कुरुक्षेत्र में। और क्या क्या? ठीक, उसके बाद बारी आती है महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? बेसिकली मैं आपको बता दूं, कुंती के 3 पुत्र थे, भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी के पुत्र। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ए। बेसिकली महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए
रोहतक और सिरसा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रोहतक और क्या है आपका सिरसा, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर है ए, बिल्कुल है। तो महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए रोहतक और सिरसा क्षेत्रों का आपको क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभिलेख भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलेख भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से आपका जो हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में आपको पता लगा है। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोला गया है यहाँ पर युद्ध गणराज्य, इससे आगे की जो स्लाइड होगी उसको अगली क्लास में हम कर। ठीक है, बोला है युद्ध गण का काल सामान्यतः माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि युद्ध गण मतलब युद्ध गणराज्य का जो शासन रहा है वो कब का माना गया है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि युद्ध गणराज्य का शासन का जो काल है वो कब का रहा है। तो बेसिकली मौर्य के जो मौर्यों का शासन था उनके वो धीरे धीरे आपके कमजोर हो गए, उनके बाद ऐसा माना जाता है कि जो शासन किया था वो किसने किया था, युद्ध गणराज्य ने किया था। ठीक है, और इनका शासन काफी लंबे था। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि युद्ध गण का काल सामान्यतः माना गया है मौर्य उत्तरकालीन, मतलब मौर्यों के बाद का समय किसका था आपका, युद्ध गणराज्य का था। तो युद्ध गणराज्य आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध गणराज्य से आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को हम इतना ही रखेंगे भाई, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा जो आपका है वो जो आपका बहुत फेमस है वो मैं आपको बताऊंगा। और युद्ध गणराज्य को आपको पता होगा कि इनके सिक्के ढालने के जो ढांचे कहाँ से मिले थे, खोखरा कोट रोहतक से मिले थे आपके। ठीक है, और एक माजरा है वहां से भी आपके मिले थे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा औरंगाबाद और भिवानी से भी आपके मिले थे। तो युद्ध गणराज्य भी आपका बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई, अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी दिक्कत आती है समझने में या कोई भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे बताना चाहते हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा मेरी एक ऐप है जीविका क्लासेस के नाम से, नीचे चल भी रहा होगा। ठीक है, जीविका क्लासेस, वहां पर आपको ये टोटली सब फ्री मिल जाएगा, सारी पीडीएफ सारी पीपीटी आपको मिल जाएंगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे फोन नंबर भी लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत आए तो आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो।